गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अगस्त मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन को कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम कई सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखे थे पॉलिटी की न्यूज़ को, साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। इन्वायरमेंट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सोशल इश्यूज़ को, देखने वाले हैं कि भाई हमारे आसपास क्या क्या परेशानियां हैं हमारी सोसाइटी को। तो मतलब कि हम देखने वाले हैं कि जो सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं। इतनी मेहनत भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में कुछ बढ़िया से चेंजेस ला पाएँ और सोसाइटी की जो हालात हैं उनको और सुधार पाएँ, राइट। इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर जानते हैं कि सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ रही है चर्चा में। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। मतलब कि हमें पता ही है कि जो मॉनसून सेशन अभी चला है हमारा पार्लियामेंट का, उसमें कई सारे जो बिल्स हैं वो एक्ट बन चुके हैं, राइट। हर एक टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं इस मैगजीन का, उसमें हम देख रहे हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, हर उसमें हम देख रहे हैं हर एरिया में कोई ना कोई एक्ट निकल कर आ ही रहा है। तो सोशल इश्यूज़ कैसे पीछे रह जाता भाई, सोशल इश्यूज़ में भी कई सारे एक्ट लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहला एक्ट हमारा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, ठीक है। क्या है ये, क्यों है, कैसे है, चर्चा में सब कुछ जानेंगे। तो ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, हमारी प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है। क्योंकि हमको पता ही है कि चाहे कोई भी बिल हो, जब तक उसको प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलती वो एक्ट नहीं बनता। भले ही दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया हो, बट किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए ज़रूरत होती है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलनी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो बिल है ये एक्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको एसेंट दी है। अच्छा, तब जब ये एक्ट बन गया है तो इसके हाईलाइट्स को समझ लें। हाँ, बिल्कुल समझेंगे। चलो जानते हैं कि क्या है इसके हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स ये है कि सबसे पहली बात कि अनुसंधान NRF इस्टेब्लिश होगा। मतलब कि एक फंड जो है, एक फाउंडेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ये जो हमारा NRF है ये जो इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो क्यों किया जाएगा भाई, क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके पर्पस क्या है आखिर इस फाउंडेशन को बनाने के लिए। तो पर्पस यही है कि जो हमारी हम कहते हैं कि रिसर्च हो रही है हमारी कंट्री में, जो रिसर्च है, इनोवेशन है। क्योंकि हमें पता है इंडिया में भाई इनोवेशन तो भर भर के है, राइट। हर एक बच्चा, हर एक इंसान जो इंडिया का है भैया उसके अंदर इनोवेशन है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई काम वो ऐसा करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होता ही है, राइट। तो और हमारी इंडिया में इनोवेशन को और बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, ये फाउंडेशन बन रही है जो कि एक आपको डायरेक्शन देगी कि आप किस डायरेक्शन में जो अपना इनोवेशन है, अपना जो रिसर्च है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा दिखाई जाएगी जिसमें आप अपने जो इनोवेशन है उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी फील्ड्स में ये इनोवेशन किया जाएगा, कौन कौन से एरियाज़ में ये रिसर्च होगी, ये भी अगर हम जानना चाहें तो बोला जा रहा है कि जो हमें डायरेक्शन दिखाई जा रही है कि हमारा जो इनोवेशन है, जो हमारी रिसर्च की जा रही है, वो हम यूज़ कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस। जो नेचुरल साइंस है उसमें हम अपनी रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि हम बात करें मैथ्स, ठीक है, तो मैथमेटिकल साइंस, जैसे हम लोग देखते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल कैलकुलेटर है, उससे अगर हम नंबर बोल नहीं पाते तक उससे पहले ही वो उसका सोल्यूशन कैलकुलेशन करके बता देते हैं। यानी कि मैथ्स के फील्ड में काफ़ी अच्छे इनोवेटर्स पड़े हैं हमारी इंडिया में। तो उस इनोवेशन का हम यूज़ कर पाएँ इन द फील्ड ऑफ मैथ्स। इंजीनियर्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंजीनियर्स हमारी इंडिया में हैं, राइट। तो इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इन्वायरमेंट की फील्ड में, अर्थ साइंसेस की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, ये सारी फील्ड्स में क्या हो सके, इनोवेशन हो सके, रिसर्च डेवलपमेंट और ज़्यादा प्रमोट हो सके। हम अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन और ज़्यादा अच्छा कर सके, इसके लिए ही ये फाउंडेशन बनाई गई है। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ में ह्यूमैनिटी, जो सोशल साइंसेस, इसमें भी हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। चलो, पहला काम तो इसका
ये हुआ। साथ ही साथ क्या करेंगे, ये जो रिसर्च हम करने वाले हैं, हमारे जो सिटीजन्स ये रिसर्च करने वाले हैं, उसको मॉनिटर भी करेगा ये एनआरएफ। तो मॉनिटर करेगा, प्रमोशन उसको और ज़्यादा दिलाएगा, उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा ये एनआरएफ। ठीक है, तो ये इसके हो गए भैया ऑब्जेक्टिव कि क्यों बनाया है ये एनआरएफ। साथ ही साथ में अगर की हाईलाइट्स की बात करें इस एक्ट में, तो बोला गया है कि गवर्निंग बोर्ड भी बनेगा। भैया अब ये इतना सारा काम होगा, इनोवेशन होगी, डेवलपमेंट होगा, मॉनिटरिंग होगी, तो इसको गवर्न करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो गवर्न करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसमें कहा गया है कि गवर्निंग बोर्ड होगा जो कि इस फाउंडेशन को क्या करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ में ये जो ऑब्जेक्टिव्स है फाउंडेशन के जो हमने अभी देखे भी हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी करेगा। तो एक बोर्ड बनेगा। ठीक है, अब जो बोर्ड बनने वाला है, एक गवर्निंग बोर्ड बनने वाला है, तो उस बोर्ड में कौन कौन होंगे, तो उस बोर्ड में अगर हम बात करें कौन कौन होंगे, तो प्रेसिडेंट, इस बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन होंगे, इस बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारी इंडिया के पीएम ही होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखा है, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट, नहीं, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गवर्निंग बोर्ड जो है इसके प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो इसके प्रेसिडेंट होंगे हमारे पीएम। ठीक है, ओके। वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, गवर्निंग बोर्ड की, एनआरएफ के गवर्निंग बोर्ड की बात हो रही है। तो उसके प्रेसिडेंट हमारे पीएम हैं। वाइस प्रेसिडेंट होंगे जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, और साथ में जो एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं, वो दोनों यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो जो भी रिसर्च एंड रिसर्चर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं। अब जो गवर्निंग बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाएंगे। क्योंकि भैया ये जो हमने देखा कि गवर्निंग बोर्ड जो है इसमें बहुत कम लोग ही देखने को मिल रहे हैं। और जैसे बात करें यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो है हमारे पीएम। तो पीएम को सिर्फ ये गवर्निंग बोर्ड ही नहीं मेंटेन करके रखना है, सिर्फ एनआरएफ से रिलेटेड काम ही नहीं होते, वे पूरी कंट्री चलानी है। कंट्री के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी इंडिया का डेकोरम जो है वो मेंटेन करके रखना है, राइट। तो उनके पास तो कई सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अब इतनी जिम्मेदारियां में कि ये जो एनआरएफ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो इसको ढंग से काम करने के लिए, इसको भी अच्छे से वो निभा पाएँ इस जिम्मेदारी को, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट हमारे हैं इस गवर्निंग बोर्ड के, वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे जो कि इनको हेल्प करने वाली होगी। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है हमारी सरकार के, वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होगी, एनआरएफ की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एनआरएफ है इसको एडमिन कौन करेगा, इसके एडमिन कौन है, तो इसको एडमिन करने वाली जो बॉडी है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम बात करें कि अब ये एनआरएफ जो है, अब हमको पता है ना कि दुनिया में बिना पैसे के तो कुछ काम चल ही नहीं रहा है, मनी हर जगह चाहिए ही चाहिए है। तो एनआरएफ को भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए है, बिना फंड के कैसे काम होगा। तो यहाँ पर ये फंड कहाँ से आएगा, इस फाउंडेशन के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो फंड की अगर हम बात करें जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, ग्रांट्स दे सकती है, लोन्स दे सकती है, यहाँ पर डोनेशंस भी आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, ठीक है, जो इस फाउंडेशन ने रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट, उससे जो इनकम होती है वो भी यहाँ पर हम फाइनेंसिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। या फिर जितना भी अमाउंट जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के द्वारा किया जा रहा है, 2008 में जो ये रिसर्च जो साइंस फंड फॉर साइंस एंड रिसर्च, फंड फॉर इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च के लिए जो फंड तैयार किया गया था 2008 के एक्ट के अंडर, वो जो अमाउंट जो इसमें है वो भी एनआरएफ में भी अब जो है यूज़ होगा। गवर्निंग बोर्ड जो है वो कौन कौन से फंड्स को बनाएगा, तो गवर्निंग बोर्ड जो है वो कई सारे फंड्स बनाएगा, जैसे कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड फॉर सैलरीज अलाउंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इनोवेशन फंड फॉर फंडिंग आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी इन द एरिया supported by the foundation, science and engineering research fund for continuation of projects initiated under 2008, वन और मोर स्पेशल पर्पसेस फंड भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फंड यहाँ पर बनेंगे। रिपील किया गया है क्या,
तो यहाँ पर ये जो एनआरएफ है इसने रिपील कर दिया है सर्व को। इन्होंने कहा एनआरएफ ने कि भाई अब जितने भी काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम देख लेंगे, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है अब वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, वो मर्ज कर दिया गया है एनआरएफ में ही। ठीक है, अनुसंधान एनआरएफ जो है ये कहाँ से हमने इसका मॉडल जो है लिया है, इसका हमें आइडिया कहाँ से आया। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूएसए है, तो यूएसए में एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है। यूएसए का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसी के तर्ज पर हमने बना दिया अनुसंधान एनआरएफ। ठीक है, अभी जो एनआरएफ हमने बनाया है इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। चलो, तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिसर्च को और प्रमोट किया जाए। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके अंदर एक रिसर्च करने का जो इनोवेशन है वो लेकर आया जाए, कि उनको और इंस्पायर किया जाए कि आप में टैलेंट है बट रिसर्च आप करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि फंडिंग प्रोवाइड करनी है भाई, क्योंकि रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा यहाँ से मिल सकता है। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये डेवलप करेंगे, साथ ही साथ में जो रिसर्च की ट्रांसलेशन है उसको भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। एनालाइज करेंगे जो रिसर्च हुई है। ठीक है, रिसर्च जो हुई है उसमें जो एक्सपेंडिचर लगने वाला है उसको एनालाइज करेंगे, और उस रिसर्च का क्या आउटकम होगा इसको भी पहले एनालाइज किया जाएगा। फिर क्या होगा कि इवॉल्व करेंगे कि पार्टिसिपेशन हो इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोलैबोरेशंस की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है कि एनकरेज किया जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ को कि वो मिलकर इन्वेस्ट करें इस फाउंडेशन में, और जिससे कि यहाँ पर फंड ज़्यादा आएगा। फंड आएगा तो और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगी हमारी कंट्री में। बात की जाए कि जो एनआरएफ है ये इसको भी क्या किया गया है कि इसको एसेंट मिली है। अब ये एक्ट के जरिए एनआरएफ जो है वो बन चुका है। इसमें हमने बताया फंड बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, गवर्निंग बोर्ड बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? दिक्कत तो यही है ना कि हमको यही नहीं पता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या इंपॉर्टेंस है इस एनआरएफ की, क्यों बनाया गया ये एनआरएफ। चलो जानते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस आखिर है ही क्या। तो सबसे पहली चीज़ हमको पता है कि इंडिया में इनोवेशन बहुत है। इंडिया में हर किसी के पास में क्रिएटिविटी है, हर किसी के पास में आइडियाज़ हैं, बट उन आइडियाज़ को रियलिटी में कैसे बनाया जाए, उन आइडियाज़ को रियल लाइफ में हम कैसे लेकर आ पाएँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के लोगों के पास में नहीं है। ठीक है, उनको नहीं पता कि उनके ये जो आइडियाज़ हैं ये रियल लाइफ में कैसे आ सकते हैं। तो उनकी जो आइडियाज़ हैं उसको रियलिटी बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, रिसर्च आइडियाज़ तो बहुत है बट उनको पैसा नहीं मिल पाता, और इसी वजह से कई सारे बहुत ही अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो कभी भी रियलिटी नहीं बन पाते। तो ये जो दिक्कत है इसको दूर किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो एनआरएफ है इसके ज़रिए फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब फंडिंग मिलेगी तो क्या होगा, जो आइडियाज़ है वो रियलिटी बनते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो है एनआरएफ में हम 50,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए। 50,000 करोड़ रुपए जो है वो एनआरएफ के लिए एलोकेट किए गए हैं, जो कि अगले 5 सालों में डिसबर्स होंगी। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 14,000 करोड़ रुपए जो है इस पीरियड में 5 सालों में जो है वो खर्च करेगी, और 36,000 करोड़ जो है वो कहाँ से आएंगे, प्राइवेट सेक्टर से आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से। ये तो हो गया पहला सिग्निफिकेंस। दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है उसको भी हमको क्या करना है, एड्रेस करना है। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आईआईटी की, आईआईएससी की, तो इनको बहुत सारी फंडिंग मिल जाती है क्योंकि इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास में रैंकिंग है, इनका नाम है। ठीक है, तो इनके पास में काफ़ी फेम है, नेम है, फेम है, तो इस वजह से क्या होता है, इनको फंडिंग मिल जाती है। फंडिंग मिल जाती है तो इस वजह से यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो रिसर्च कैपेसिटी हमें उन सेंटर्स की भी बढ़ानी है जिनका अभी तक इतना नाम नहीं है। ठीक है, जिनके पास फंड नहीं आ रहे हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो हम देखते कॉलेजेस हैं या फिर छोटे छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है क्या वहाँ पर आइडियाज़ नहीं होंगे, वहाँ पर भी आइडियाज़ होंगे, टैलेंट तो वहाँ पर भी होगा, बट क्या दिक्कत है कि उन
कॉलेजेस को इतना नेम एंड फेम नहीं मिल पाया है, जिस वजह से उनके पास फंडिंग भी नहीं आती। फंडिंग नहीं आती तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से वहाँ का जो टैलेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस दिक्कत को यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है रिसर्च कैपेसिटी को और ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है। एनआरएफ जो है वो क्या करेगा, जो टैलेंट हैं, बहुत जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट हमारी कंट्री में मिल रहे हैं, ऐसे जो रिसर्चर्स हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट हैं और जो रिसर्चर्स हैं जो कि अब रिटायर हो गए हैं, वो मेंटोर करेंगे और रिसर्च को बढ़ाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास में फ्रेश आइडियाज़ तो है बट उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो इस एनआरएफ के ज़रिए क्या हो पाएगा कि उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी रिटायर्ड मेंटोर्स के ज़रिए। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे बात की जाए तो स्ट्रक्चरल वॉइड्स जो है वो अनफिल्ड रह गए हैं। एनआरएफ एक्ट जो है वो फोकस करता है प्रोजेक्ट की फंडिंग पर, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिसर्च ब्लॉक फंडिंग नहीं देता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, सिर्फ प्रोजेक्ट की फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ में टीचर रिक्रूटमेंट ही नहीं है रिसर्च परसूट्स में, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है कि रिसर्च, अगर हम जो बच्चे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, बट वो आइडिया किसके सामने प्रेजेंट करें, किसके साथ वो शेयर करें, कहाँ से उनका आइडिया जो है उसको नेम एंड फेम मिल पाएगा, कहाँ से उस आइडिया को फंडिंग मिलेगी, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है। फिर है स्टेक होल्डर की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि इकोनॉमिक और सोशल मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ जो है या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं वो कैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे, कैसे डिसीजन मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। साथ ही साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी चैलेंज देखने को मिलता है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो इशू की जाएगी एनआरएफ के लिए। ठीक है, जिसमें क्या प्लान है कि हम जो है सपोर्ट देंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन जो एक्ट है वो ये नहीं बताता कि स्टेट काउंसिल जो है हायर एजुकेशन की, रिसर्च की, वो यहाँ पर उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस मामले में, तो उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पर इग्नोर किया गया है। तो ये तो रहा हमारा पहला टॉपिक। आई होप एनआरएफ से रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेरीज अब तक थी, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा बट समझ नहीं आया, या फिर एनआरएफ का नाम तो सुना बट समझ नहीं आया क्या है ये, वो सब क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में NCFSE भी बोल रहे हैं। क्या है ये, क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने क्या किया है, उसने रिलीज़ कर दिया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए, जो कि तैयार किया गया है NCERT के द्वारा। तो क्या है ये फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम जानें तो इसका एम यही है कि पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसके करिकुलम को भी बदल देंगे। क्योंकि हम लोग तो आजकल अगर आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स की बात सुन लो, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने रिलेटिव्स, ठीक है, या फिर आसपास किसी भी यंगस्टर से बात करोगे तो वो यही बोलता है कि भाई हमने टॉप किया, बहुत मेहनत की थी, स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉपर रहे, बट आज हमारे पास में जॉब नहीं है, सारा के सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही गड़बड़ है, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ाया जा रहा है जो हमारी जॉब के लिए चाहिए। ठीक है, हम पढ़ते कुछ और ही हैं और जब हम जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो पूछा कुछ और ही जा रहा है, राइट, या फिर जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और ही निकल कर आ रही है, जिस वजह से जहाँ पर हमको मेन परफॉर्म करना है वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहती है और हमको जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है इंडिया का। ठीक है, हम इतनी मेहनत करने के बाद में हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो एजुकेशन सिस्टम को जो ब्लेम किया जाता है उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका एम यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमियाँ देखने को मिल रही हैं उसको दूर किया जाए, इसीलिए यहाँ पर करिकुलम में भी चेंज किया गया है, पढ़ाने का तरीका, बुक्स कौन सी होंगी, चैप्टर्स कौन से होंगे, ये सब जो है चेंज किया जा रहा है। पैडागोगी को भी चेंज किया जा रहा है। पैडागोगी क्या होता है, पैडागोगी का मतलब होता है कि ऐसे मेथड या फिर ऐसे प्रैक्टिसेस जिससे कि हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हम स्कूल में थे तो डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ होता था, राइट, तो वहाँ पर एनिमेशंस का भी यूज़ हो रहा है। जो अगर हम जब साइंस पढ़ते थे तो साइंस में क्या हो रहा था कि साइंस के जो भी अगर सपोज़ करो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एनिमेटेड वीडियो दिखाया जा रहा है। ठीक है, हमें कुछ ऑडियो वीडियो का मिक्सचर करके दिखाया जा रहा है, जिस वजह से क्या होता था कि हमें वो
जो कंसेप्ट है जो बुक में पढ़ के समझ नहीं आ रहा है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता था बाय वॉचिंग दैट एनिमेटेड वीडियो, राइट। तो ये क्या है, ये एक पेडागोगी तो है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पेडागोगी इज़ व्हाट, कि बच्चों को कौन से मेथड से पढ़ाया जा रहा है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि टीचर जो है वो कोई पोएम सुना रहे हैं, कोई प्ले उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज करवाया जिससे कि बच्चों को समझ में आए चैप्टर। तो इस तरीके से कोई कंसेप्ट को समझाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है। कभी हम एक्सपेरिमेंट्स करते, राइट, साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। तो ये कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो सब आता है पेडागोगी में। तो इसमें जो है यही बोला जा रहा है कि करिकुलम, कि बच्चों को पढ़ाना क्या है और किस तरीके से पढ़ाना है, इन दोनों में ही बदलाव लाया जाएगा इस फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अब ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क है ये है 5+3+3+4 डिज़ाइन में, ठीक है, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बताया है। देखो अभी तक हम क्या कहते हैं, अभी तक अगर अपने 12th पास कर लिए तो हम क्या कहते हैं, 10+2 हो गया है हमारा, यही तो बोलते हैं 10+2 हो गया है, या फिर बोलते हैं +2 हो गया है, राइट। तो 12 कर लिया तो +2 हो गया। लेकिन अब क्या है, अब ये 10+2 को चेंज कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे अब पहले तो 5th क्लास तक पढ़ेंगे, वो तो 5 साल इनकी ये रहेंगी फाउंडेशन में, फिर 3 साल आगे की अगर हम बात करें तो ये क्या रहेगा उनका, ये रहेगा उनको 6 to 8 क्लास रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से उनको क्या करना है, प्रमोट करते हुए जाना है, ठीक। फिर है जो NCFSE जो है हमारा, जो हमारी फ्रेमवर्क है वो पहले रिवाइज हुआ था 2005 में, और उसी 2005 के ही बेसिस पर NCERT की बुक्स जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं वो 2005 के ही NCFSE के द्वारा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है, चेयरमैन जिसके हैं के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है वो बनाई गई है, जिससे कि जो करिकुलम जो है वो तैयार किया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो इसने कहा कि एक नया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाना होगा, और साथ ही साथ में स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स भी बनाए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैसे तो हम 2020 से पढ़ ही रहे हैं, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका एम यही है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो 6% ऑफ GDP तक हमको लेकर जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना। फिर जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना है 100% तक प्री स्कूल में, और सेकेंडरी लेवल में जो है ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो होता है उसको हम 100% तक बढ़ाएंगे 2030 तक, ठीक है। और बात की जाए हायर एजुकेशन में तो वहाँ पर जो है 26% 2018 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था, जो कि हम 2035 तक 50% लाना चाहते हैं। फीचर्स यही है कि हमने देखा 5+3+3+4, 5+3+3+4 क्या है, तो ये जो चीज़ है यही है 5+3+3+4, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 5 साल हमारे फाउंडेशनल स्टेज में लगेंगे, जिसमें हम प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक हम जो पढ़ाई करेंगे वो हमारी फाउंडेशनल स्टेज में होगी, जिसको करते करते 5 साल हो जाएंगे। फिर अगले 3 साल में प्रिपरेटरी स्टेज में रहेंगे, जिसमें हम क्लास 3rd to 5th तक पढ़ाई करेंगे। फिर जो क्लास 6 to 8 होगा वो मिडिल स्टेज होगा, जिसमें हमें 3 साल लग जाएंगे। और उसके बाद में 4th स्टेज जो आएगा दैट इज सेकेंडरी स्टेज, 4 साल इसमें लगेंगे, 9 to 12 क्लास इसमें पढ़े जाएंगे। साथ ही साथ में हम सबको यूनिवर्सल एक्सेस देना चाहते हैं, जितने भी लेवल्स स्कूलिंग की है वो सबको मिले। साथ ही साथ में एक नया असेसमेंट सेंटर भी हमने बनाया है जिसका नाम परख रखा है, और जेंडर इंक्लूजन फंड भी एक बनाया गया है। अब ये जो हमारा फ्रेमवर्क है इसके की हाइलाइट्स की बात करें तो करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जाए तो हमने अभी देखा ही है 4 स्टेजेस देखे 5+3+3+4। अभी जो 4 स्टेजेस है ये एज ग्रुप पर बेस्ड है, हमने देखा ही है कि जो फाउंडेशनल स्टेज जिसमें हमें 5 साल लगेंगे, तो हमें पता है एडमिशन किस साल में होते हैं, जब हम थर्ड ईयर में होते हैं, मतलब कि हम जब 3 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है तब बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है। तो 3 साल में अगर हम 5 साल और जोड़ देंगे मतलब कि कितना हो जाएगा 8, राइट। तो जो फाउंडेशन है उसमें हम 8 साल के हो जाएंगे, फिर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हम आएंगे कौन सी क्लास में 3 to 5th, राइट। 3 to 5th जो हमारी क्लासेस रहेगी तब तक हमारी जो एज है वो 8 से 11 हो जाएगी, और उसके बाद में 11 to 14 हमारी मिडिल स्टेज रहेगी, और फिर उसके बाद में 14 to 18 में हमारी 12th क्लास पूरी हो जाएगी।
बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो क्लास जो हमारे 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसमें कहा गया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो दे पाएंगे 2 ओकेजन्स में, ठीक है। एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जिससे कि जो बेस्ट स्कोर है वो रिटेन किया जाएगा। मतलब कि क्या, एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, एक में बच्चे के जो मार्क्स आए वो है 60%। उसने कहा अरे 60% तो बहुत कम रह गए। उसने मेहनत करी, उसने कहा कि एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, एक बार तो 60% आए और दूसरे बार मेहनत की उसके आगे 80%। तब अब क्या हुआ, क्योंकि 10th क्लास की बात कर ले रहे हैं चलो हम, ठीक है। 10th क्लास में यह हुआ कि उसके जो मार्क्स हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2 बार हो रहे हैं, तो उसके मार्क्स जो हैं एक बार 60% आए, एक बार 80% आए। बट हमें तो पता है क्लास में, अब 10th क्लास में यही तो पूछेगा कि 10th क्लास में कितने मार्क्स आए, तो ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि 60% और 80% आए, एक ही मार्क्स बताए जाएंगे। तो कौन से रखे जाएंगे, तो बोला जा रहा है जो भी हायर मार्क्स होंगे वो बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में शो होंगे। मतलब कि अगर 60 और 80 की बात करें तो 80% जो मार्क्स हैं वो 10th क्लास में आए हैं इस बच्चे के, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर एनुअल एग्जाम नहीं होगा बल्कि सेमेस्टर डिजाइन किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरी मोटी सी बुक दे दी कि ये पूरे साल पढ़ो, फिर जब साल ख़त्म हो जाएगी फिर एक बार एग्जाम होंगे, पूरी बुक को रट के जाना, वहाँ पर जाकर उल्टी करनी है, नहीं ये नहीं करना है। क्या करना है कि सेमेस्टर्स बना दिए कि ये पर्टिकुलर चैप्टर्स है ये इस सेमेस्टर में आएंगे और इतने पर्टिकुलर चैप्टर इस सेमेस्टर में आएंगे, जिस वजह से बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का बोझ है वो नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, कहा गया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 3 लैंग्वेज में तो अच्छा उनको आना ही चाहिए, ठीक है, जिसमें 2 लैंग्वेजेस इंडिया की होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक तो रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, एक हिंदी हो जाएगी और एक इंग्लिश हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस रहेगी सेकेंडरी स्टेज में, कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं है कि नहीं नहीं तुमने कॉमर्स ले लिया भाई तो तुम साइंस की तरफ देख भी नहीं सकते हो, नहीं नहीं तुमने साइंस ले लिया है तो तुम भाई ह्यूमैनिटीज़ की बुक को छू भी नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है। अब अगर आपने भैया फिजिक्स ली है तो फिजिक्स के साथ में आप देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं हिंदी को, आपने हिंदी ली है आप पढ़ रहे हैं मैथ को, मैथ ली है आप साथ में अकाउंट्स भी कर रहे हैं, तो ये अब जो है अवेलेबल कराया गया है। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन, तो जो पर्पस है 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क को एंगेज किया जाएगा, मतलब कि लाइफ फॉर्म्स जैसे कि एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इसको भी साथ में जोड़ा जाएगा, मटेरियल या फिर मशीन के साथ में काम और ह्यूमन सर्विसेज पे काम, इनमें एंगेजमेंट बच्चों का होगा। इंडिया की जो रूट्स है उसके साथ में बच्चों को जोड़ा जाएगा, मतलब कि जो नॉलेज है अलग अलग डिसिप्लिन्स में इंडियंस के द्वारा लाई गई है उनमें भी बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि हमने देखा ना कि जैसे कि जो जीरो है वो इंडिया में ही उसकी खोज हुई, राइट। कई सारी जो जैसे सुश्रुत थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है कैटरैक्ट की जो सर्जरी होती है उसके वो एक्सपर्ट थे, राइट। तो ऐसे ही जो है आर्यभट्ट उन्होंने कई सारे काम किए, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें कई सारे वेद पुराण उपनिषद ये सब इंडिया में है, तो इनसे भी बच्चों को जोड़ा जाएगा, ऐसा ना हो कि इनके बारे में उनको कुछ पता ही ना हो। फिर सेकंड है कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी है वो भी बच्चों की बढ़ाई जाएगी, उसकी कैपेसिटी बच्चों की बढ़ाई जाएगी, उनको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये रियल में हो भी रही है या नहीं। ग्रेविटी का चैप्टर 10th क्लास में पढ़ तो लिया, रट लिया, फॉर्मूला रट लिए, क्वेश्चंस कर लिए, न्यूमेरिकल करे, एग्जाम में दे आए, बस बैठ गए। अब रियल लाइफ में ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है कहाँ नहीं लग रही, ग्रेविटी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उनको नहीं पता, तो ऐसा नहीं करना है। अब उनको पता होना चाहिए कि भाई बैठे हो तो ग्रेविटी की वजह से, चल रहे हो ग्रेविटी की वजह से, ये जो क्रिकेट खेलते हो ग्रेविटी की वजह से ही हो पा रहा है, राइट। इतने बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स कर पा रहे हो ग्रेविटी की वजह से ही हो रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हो ग्रेविटी ही है जो इसको मेंटेन करके रख रही है, वरना नहीं खेल पाओगे, बॉल ऊपर डालोगे नीचे आएगी नहीं तो बास्केटबॉल होगी कहाँ से। तो ये जो छोटे छोटे जो हम काम कर रहे हैं उसमें बच्चों को रिलेट करना होगा कि ये जो चीज़ तुमने वो चैप्टर पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था चैप्टर, तो देखो यहाँ पर फोर्स लगाया इस वजह से ये काम हो पाया, ये मूव हो पाया, ये चीज़ यहाँ से मूव करी। तो ये जो भी काम होंगे ना तो बच्चों को बताया भी जाएगा कि ये जो चैप्टर तुमने पढ़ा है वो यहाँ पर अप्लाई भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ स्टडी, अब कोई भी जो है सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को इंट्रोड्यूस किया गया है सेकेंडरी स्टेज में, जहाँ पर इंटर डिसिप्लिनरी एरिया एक स्टडी का रखा जाएगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे फीचर्स की बात करें तो आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, इस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इंश्योर किया जा रहा है कि इक्विटी और इंक्लूजन रहे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या थी, इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत यही है कि जो अभी हमारा जो फ्रेमवर्क है और जो नेशनल स्टैंडर्ड है इंडिया का
वो क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्मनी जो है स्कूल एजुकेशन की इंडियन स्टेट्स में वो नहीं बैठ पा रही है। इसलिए हमको चाहिए कि जो ये हार्मनी है अलग अलग स्कूल से वो हो, ठीक है। कोई बच्चा अगर आंध्र प्रदेश में पढ़ रहा है और कोई बच्चा अगर कश्मीर में पढ़ रहा है, तो दोनों जगह के जो बच्चे हैं सेम क्लासेस के अगर हैं तो वो सेम चीज़ों की नॉलेज रखते हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश वाला जो बच्चा है उसको ग्रेविटी पढ़ाई जा रही है और जो हमारा कश्मीर वाला बच्चा है वो अभी तक ABCD सीख रहा है, सेम क्लास में है। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। अगर इधर बच्चा ग्रेविटी पढ़ रहा है तो वहाँ पर भी बच्चा ग्रेविटी के बारे में नॉलेज रखता हो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज बेस्ड अप्रोच लेकर आनी है। अब सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा, बच्चों के अंदर नॉलेज को भी डालना है, ठीक है। फिर है क्वालिटी, जो टीचर्स की है उसको भी इम्प्रूव करना है। सिर्फ बच्चों की क्वालिटी नहीं बल्कि टीचर्स की भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि रीडिंग राइटिंग जो है स्क्रीन बेस्ड डिवाइसेस पर किया जाएगा, ठीक है। फिर है होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स करनी है। हमने देखा है कि पूरी तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होगा। कंसर्न्स भी हैं इससे, जैसे कि जो करिकुलम डिज़ाइन है उसमें ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया है। अभी क्या है कि हमें पता है एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आती है, मतलब स्टेट्स का भी हक है एजुकेशन के लिए लॉ बनाने का। तो अगर आंध्र प्रदेश वाले बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो है ग्रेविटी के बारे में बताएंगे, और जम्मू कश्मीर वाले बोल रहे हैं नहीं हम ग्रेविटी के बारे में नहीं बताएंगे, पहले हम उनको सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। अब जो यहाँ पर सेंट्रल सरकार हमारी है उसने कह दिया नहीं सारे बच्चे जो हैं पहले हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि अब जो है सरकार, जो हमारी राज्य सरकार है वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं अपने जो राज्य के बच्चे हैं उनके उनका भला करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर उनको मानना पड़ रहा है केंद्र सरकार की बात, ठीक है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को एक साल में एक बार करवाना तो मुश्किल था, अब साल में 2 बार करवाने हैं, तो ये भी दिक्कत देखने को पड़ रही है। मैन पावर की शॉर्टेज है। अब अगर हमने कह दिया कि 3 लैंग्वेजेस बच्चों को आना चाहिए, अब वहाँ पर टीचर कौन से लेकर आओगे, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश ही नहीं आती बहुत सारे लोगों को। अब इंग्लिश तो आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, तीसरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो ये जो ऐसे कौन से टीचर लेकर आएंगे जहाँ पर जिनको 3 लैंग्वेज आती हो, ठीक है। अभी तो इंग्लिश की कमी थी, अब लो एक और लैंग्वेज वाले टीचरों की ढूंढनी हमें पड़ रहा है। फिर लिमिटेशन ऑफ स्कूल की भी लिमिटेशन है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स जो है वो इस पोजीशन में है ही नहीं जितने भी डिसिप्लिन से क्लास 11th और 12th में वो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि स्कूल्स में होता तो है लिखा हुआ कि आप जो है यहाँ पर कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो साइंस भी पढ़ सकते हैं, PCM PC भी ले सकते हैं, या फिर आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जाते जब रियलिटी ग्राउंड में हम जाते हैं, जब हम देखते हैं ग्राउंड चेक करते हैं वहाँ पर जाकर, तो पता चलता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको बोला गया कि कॉमर्स ले लो, क्योंकि PCM वाले टीचर्स हैं ही नहीं स्कूल में, राइट। कि भैया जो बच्चे हैं अगर मान लो 2-3 बच्चे उन्होंने कहा हम आर्ट्स लेंगे, तो उससे कहा जाएगा कि तुम 3 बच्चे हो, तुम्हें पढ़ाने के लिए आएगा कौन, ऐसे करो कॉमर्स ले लो, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अब हम, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि हमारे जो CAG है, हमारे जो CAG हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट को जो है प्रेजेंट किया है। रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ NSAP 2017 से 2020 तक की ये जो परफॉर्मेंस है उसकी ऑडिट की गई है। तो क्या है ये NSAP है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आपको बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जो स्कीम्स है वो 2 तरीके की होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दूसरी होती है सेंट्रली सेक्टर्ड। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो सेंट्रली सेक्टर्ड का मतलब है कि जो 100% फंडिंग होगी, जो पैसा लगेगा वो हमारी केंद्र सरकार देगी। वहीं पर अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो पैसा लगता है उसमें कुछ पैसा जो है वो हमारी केंद्र सरकार लगाती है और कुछ पैसा राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर बात करें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और किसके अंडर आती है ये भी आपको याद रखना है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर।
कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इस चीज़ का मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 41 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो हमारी स्टेट है वो क्या करेगी, वो पब्लिक असिस्टेंस देगी कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स के लिए। मतलब हमारे सिटीजन्स हैं उसमें कुछ लोग जो हैं उनको क्या किया जाएगा, स्पेशल मदद दी जाएगी हमारी सरकार के द्वारा, ऐसा आर्टिकल 41 में कहा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड है सोशल असिस्टेंस का वो प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का हुआ, ठीक है, उसके ही जो डेटा प्रोवाइडेड है उससे बेसिस पर ही हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये रूरल और अर्बन दोनों ही जगह से इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अम्ब्रेला स्कीम है, स्कीम जो है 1995 में लॉन्च हुई थी और इसके अंदर 5 सब स्कीम्स आती हैं, 3 पेंशन से रिलेटेड हैं और 2 नॉन पेंशन स्कीम्स यहाँ पर हैं। पेंशन असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो बीपीएल पर्सन्स होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से 79 ईयर तक की होती है, उनको मंथली पेंशन दी जाती है 200 और 500 रुपये। और उसके बाद में अगर 80 साल के बाद में इनको दो, जब तक वो 80 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है, 60 साल से 79 तक के हैं, तब तक उनको 200 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, और जब उनकी एज जो है वो 80 साल से ज़्यादा की हो जाएगी तब उनको 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, तो बीपीएल विडोज जो हैं जिनकी एज 40 से 59 ईयर्स तक है उनको 200 रुपये मंथली मिलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम जो है बीपीएल पर्सन जिनकी एज 18 to 59 है और जिनके पास में जो कि सीवियर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहे हैं उनको भी हर महीने 200 रुपये की पेंशन मिलती है। नॉन पेंशन असिस्टेंस की बात करें तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, बीपीएल हाउस होल्ड जो है जिनको 10,000 का जो है पैसा मिलता है, जब प्राइमरी ब्रेड विनर जिसकी एज 18 to 64 है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो इनको 10,000 रुपये मिलते हैं। मतलब क्या कि एक कोई गरीब फैमिली है, बीपीएल फैमिली है जिसमें कोई एक पर्सन ही कमा कर लेकर आता था और वही पूरे घर का खर्च उठाता था, बट कभी ऐसा हो गया कि उस पर्सन की डेथ हो गई, तब उस घर में कोई कमाने वाला तो बचा नहीं है। तब यहाँ पर क्या होगा कि जब उस पर्सन की डेथ होती है तो सिर्फ एक बार ही होता है, मंथली नहीं मिलता, एक बार ही क्या होता है, इनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 10 किलो का फूड ग्रेन जो है हर महीने मिलता है फ्री में सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है, मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको मॉनिटर कौन करता है, तो सोशल ऑडिट और एनुअल वेरिफिकेशन जो है वो नेशनल लेवल मॉनिटर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कैग हैं उन्होंने कहा कि ये स्कीम ढंग से चल तो रही है लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं, तो इन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जो स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली बात करते हैं एनएफबीएस की, तो ये पार्शली इम्प्लीमेंटेड है कुछ स्टेट्स में, तो कुछ स्टेट्स में तो ये इम्प्लीमेंट हो गई है लेकिन कुछ में अभी ये पार्शली ही इम्प्लीमेंट हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन है वो डिमांड ड्राइवन मोड पर हो रहा है, मतलब कि बेनिफिट्स तभी दिए जाएंगे जहाँ पर ये अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस स्कीम का एम तो है यूनिवर्सल कवरेज कि हर किसी को बेनिफिट मिले, लेकिन यहाँ पर ये भी क्लॉज डाला हुआ है कि जो भी स्टेट इसको अपनाएगी, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी वहीं पर बेनिफिट दिए जाएंगे। और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कई सारे स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिशरीज़ की, तो बेनिफिशरीज़ कौन है, ठीक है, किसको यहाँ का बेनिफिट मिलना चाहिए, ये आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एसईसी जो हमारा जो डेटा है, जो हमारा कास्ट सेंसस वाला जो डेटा है 2011 का, वो तो फाइनल हो गया, लेकिन उसके बाद में भी कई सारी लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है बट वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है और उनको बेनिफिट की ज़रूरत है बट उनको मिल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट बात करें आईईसी एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से डिलेड कवरेज हो रहा है। एलिजिबल जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको कवर ही नहीं किया जा रहा है इस स्कीम में। ठीक है, नेक्स्ट है इनएलिजिबल बेनिफिशरी, जिनको ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी अमीर लोग हैं लेकिन वो भी यहाँ से बेनिफिट उठाए जा रहे हैं, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वो बेचारे रह जा रहे हैं, ये दिक्कत देखने को मिल रही है। बेनिफिट्स की डिसबर्समेंट की बात करें तो डीबीटी पूरी तरीके से
कंप्लाइंट है नहीं, और इस वजह से जो है कभी कभी किसी को डबल पैसा मिल जा रहा है, किसी को पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी हो जा रहा है। फंड्स जो हैं वो ऐसा है कि फंड्स जो देने चाहिए, जो खर्च करने चाहिए इस स्कीम के लिए अलॉट किए गए हैं, वो खर्च ही नहीं किए जा रहे हैं, वो आइडल पड़े हुए हैं या फिर कैंपेनिंग करने में यूज़ हो गए हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो नेशनल सोशल असिस्टेंस एडवाइजरी कमेटी जो है उसकी मीटिंग्स कोई रेगुलर नहीं है, कभी मिल लिए कभी नहीं मिले, कभी 2 साल हो गए कभी 3 साल हो गए, मिल ही नहीं रहा, कोई मीटिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, कोई स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी है ही नहीं, लगभग 30 स्टेट्स ऐसी हैं, यूटीज ऐसी हैं। फिर एब्सेंस है और सोशल ऑडिट भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि भाई ऐसा है कि कुछ काम करने की ज़रूरत है, काम करो। क्या काम है, क्या रिकमेंडेशंस हैं? तो पहला कहा गया है कि स्पेसिफिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिसमें जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है पर वो जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इस स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है उनको हटाओ यहाँ से। उनको ज़रूरत नहीं है तो क्यों दे रहे हो ये बेनिफिट्स? ठीक है, तो उनका नाम जो है यहाँ से हटाओ। नेक्स्ट है कि जो NSAP फंड्स जो हैं उनको टाइमली मैनर में यूज़ करना है, टाइमली पेमेंट हो पेंशन्स का, फैमिली बेनिफिट्स का, जो खाली ये पैसा पड़ा हुआ है इस चीज़ को यहाँ से हटाओ। नेक्स्ट है कि सिस्टम बेस्ड चेक्स होने चाहिए जिससे कि ओवर पेमेंट ना हो। तो सिस्टम जो है जिसमें कमियाँ देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से ओवर पेमेंट हो जा रहा है, किसी को पैसा मिल जा रहा है इतना कि जितना उसको नहीं देना था, किसी को पैसा जितना मिलना चाहिए था उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कमी है इसको दूर करने के लिए भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पेंशन जो है मंथली बेसिस पर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जो है भेजनी है। ठीक है, उसको क्या करना है, पेंशन जिसके अकाउंट में जानी है वो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में टाइमली मैनर में पहुंच जानी चाहिए। नेक्स्ट है रोबस्ट सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, सोशल ऑडिट भी करना ही होगा। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाना होगा जिससे किसी को कोई दिक्कत है तो उसको शेयर कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कोई नई योजना तो नहीं है, हर किसी ने इसका नाम सुना ही है, बट क्यों है ये चर्चा में, चलो जानते हैं। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हमारे जो कैग हैं उन्होंने इसकी भी ऑडिट की थी और इस जो स्कीम है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की है। तो जानते हैं इसके बारे में। रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंडर द आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपके पास में क्लियर बिल्कुल होना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैग जो है वो किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कैग हैं वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है आर्टिकल 151 के अंडर। ठीक है, जो ऑडिट है उसने ये नोट किया है, ऑडिट में ये पता चला है कि जो ये हमारी जो स्कीम है इसने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी उनको यहाँ से काफ़ी मदद मिली है। लेकिन इसमें इन्होंने ये भी कहा कि काम तो अच्छा कर रही है ये स्कीम, लेकिन अभी भी कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, तो ये जो हमारी स्कीम है काफ़ी पुरानी हो चुकी है अब तक तो, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। पहली बात तो यही कि ये जो स्कीम है ये कैसी स्कीम है, तो पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, अब हेल्थ की स्कीम है तो हेल्थ के मिनिस्टर के पास ही तो होगी ना। ओके, नेक्स्ट है कि पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि हमें को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है, मतलब कि जितने भी लोग हैं हमारी इंडिया के उन सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई ना रहे जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिसको हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ऐसा कोई ना रहे, सबको बेनिफिट मिले। बैकग्राउंड क्या है, तो ये जो पॉलिसी ऐसी आ गई क्या, ये स्कीम ऐसी ही नहीं आ गई, इसको क्या किया गया था, रिकमेंड किया गया था कि ऐसी कोई एक स्कीम होनी चाहिए। और ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, ये रिकमेंडेशन दी थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें इस स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड सेकेंड इज PMJAY। ठीक है, तो ये जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है इसमें 2 हमारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना है, दूसरा हमको क्या करना था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आनी थी जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ पर की इश्यूज़ जो हैं जो हाईलाइट किए गए हैं हमारे कैग के द्वारा, उसमें इन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कम है।
कहा गया है कि लगभग 73% लोग जो कि टारगेटेड हैं वही रजिस्टर्ड है। मतलब कि अगर बात करें जितने हाउस होल्ड्स इसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए थे उसके सिर्फ 73% ही रजिस्टर्ड हैं। तो बाकी 27% का क्या, वो क्यों नहीं है रजिस्टर्ड, ये क्वेश्चन अराइज होता है। फिर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी बेनिफिशरीज जो है उनको इंक्रीज़ किया है। पहले जो है पहले टारगेट यही था कि 10 करोड़ लोग जो है उनकी रजिस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये टारगेट बढ़कर 10 करोड़ से 12 करोड़ हो गया है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 73% लोग ही रजिस्टर्ड हुए हैं। तो अभी रजिस्ट्रेशन में कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशन में भी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। जितने भी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उसमें से सिर्फ 30% से भी कम ऐसे हैं जो कि हमारे जो कास्ट सेंसस 2011 का हुआ था उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी फ्रॉड मैनर में हो जा रहा है। कुछ लोग जो हैं जो कि अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है काफ़ी इम्प्रूव्ड है, वो भी क्या कर पा रहे हैं, वो इस स्कीम का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जिनको एक्चुअली में कोई नीड नहीं है इस स्कीम की वो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत भी देखने को मिल रही है। अब ये जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का कोई भी जिक्र नहीं है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एरर्स भी मिल जा रहे हैं। जैसे कि कभी कभी हम देख रहे हैं कि जो डेटाबेस है इसमें नाम जो है वो इनवैलिड है, या फिर जो हम बात करें डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, डुप्लीकेट आईडी बनवा ली गई है। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ना केवल इस स्कीम में, जितनी भी हमारी जो स्कीम्स हैं उन सब में ये दिक्कत देखने को मिलती है कि जो लोग हैं वो अपना गलत जो आईडी हैं वो लगा दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दे रहे हैं। और कभी कभी गलतियाँ ये हो जाती हैं कि उनकी जो प्रिंटिंग जो हम कहते हैं टाइपिंग एरर्स हो जाती हैं कि किसी का नाम कुछ है और लिख कुछ और दिया है, कोई अपने नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखता है और लिख कुछ और दिया है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट है इम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बहुत सारे जो इम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया भी मैच नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही क्वालिटी का जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उनके पास में ढंग का, बट वो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने एक सेपरेट अकाउंट बनाया ही नहीं है इस स्कीम का। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज जो हैं उन्होंने ये जो डायरेक्शंस दिए गए थे कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर करना है और उसको किस तरीके से ट्रैक करके रखना है, वो भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ सारी हमने देखी कि दिक्कतें हैं, लेकिन अब इनको प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी है। तो रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, कैसे इनको हटाया जाए, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की कमी है उसको दूर करो। देखो क्यों इतने रजिस्टर कम है, उस कमी को दूर करना है। एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म लेकर आना है जिससे कि जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं उनको हम कवर कर सकें। रजिस्ट्रेशन जो है उसमें डिले ना हो। ठीक है, एक डेजिग्नेटेड सेल हमको बनानी है जो कि क्या कर सके, मैक्सिमम रीच इस स्कीम की पहुंचा सके। नेक्स्ट है जो इनएलिजिबल जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हटाओ यहाँ से, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया, हटाओ उनको। फिर है कि हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा एम्पैनलमेंट का। अगर हॉस्पिटल्स जो हैं उनको एम्पैनलमेंट करना है तो उनको हमें फिजिकली जाकर पहले देखना होगा कि भाई फैसिलिटीज़ हैं भी इसमें या नहीं है। सिर्फ नाम की एक दुकान खोल के बैठ गए और इसको हॉस्पिटल का नाम दे दिया है, ये सब देखना पड़ेगा। पब्लिक हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करना होगा। ऐसे मैकेनिज्म लेकर आने होंगे जिससे कि जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट खर्चा ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्राइबल हेल्थ। ट्राइबल्स जो हुआ ना केवल हेल्थ की फील्ड में बल्कि बहुत सारी हर एरिया में ही उनको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है। राइट, और आज से नहीं, अगर हम बात करें, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से ही पढ़ना शुरू करते हैं ट्राइबल्स के बारे में, तब से वो बेचारे प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हैं। और इवन अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के आने के बाद में, तब तो उनकी हालत और भी बुरी हो गई थी। चलो अभी देखते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ ट्राइबल्स हेल्थ। क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी जो है कि वीमेन को एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, इस पर जो एक कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट कर दी, जिसमें टाइटल दिया गया है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ट्राइबल वीमेन। ठीक है,
तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। रिपोर्ट टाइटल है हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ट्राइबल वीमेन। रिपोर्ट है तो कुछ फाइंडिंग्स भी होंगी। कहा गया है कि जो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, अर्ली मदरहुड होता है, लो बॉडी मास इंडेक्स और हाई इंसिडेंस ऑफ अनीमिया, इस वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट जो है ट्रैवल वीमेन में देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, जब चाइल्ड मैरिज हो गई मतलब कि बचपन में ही शादी हो गई है, ठीक है, जिस एज में उनको शादी का मतलब भी नहीं पता उस एज में उनकी शादी करा दी गई। अब क्या होगा, वो उनकी बॉडी जो है उसका फुल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। प्रेग्नेंट हो गई तो फिर क्या होगा कि अब जो उनका बेबी जो पैदा होगा, हो सकता है कि उसका जो डिलीवरी हो रही है उस बेबी की, तब क्या हो रहा है कि उस टाइम पर वो मदर जो है उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हुई ही नहीं है, राइट। तो क्या होगा कि बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाई अगर प्रेगनेंसी को, तो या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उस जो लड़की थी, जो चाइल्ड था जिसकी शादी हो गई और जो प्री मैच्योर्ड मतलब अभी मैच्योर भी नहीं है, उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसकी बॉडी अगर सपोर्ट नहीं कर पाई प्रेगनेंसी को तो उस टाइम पर ही उसकी डेथ हो सकती है। या फिर अगर बाई चांस डिलीवरी कर भी दी, अगर बेबी जो है वो पैदा हो भी गया और मदर बच भी गई, तो जो बच्चा होगा उसमें 90% चांसेस ऐसे ही है कि जो बच्चा होगा वो हेल्दी नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें खून की कमी हो, उसका वेट कम हो, इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, राइट। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो बॉडी मास इंडेक्स है, BMI जिसको हम बोलते हैं, वो भी कम रह जाएगा। जो बच्चा पैदा होगा वो भी अनहेल्दी होगा, उसका भी हम देखेंगे BMI कम ही होगा। और जो मदर है, क्योंकि उसकी बॉडी को फुली डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिला, उससे पहले ही उसकी बॉडी पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, इस वजह से उसका जो BMI है वो भी लो रह जाएगा। और इसमें देखने को मिलता है कि अनीमिया भी बहुत बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये सारी जो दिक्कतें हैं इनसे हो ये रहा है एज अ रिजल्ट कि जो ट्राइबल वीमेन है उनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो उनकी जो डेथ है इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारे कारण हम देखने को मिलते हैं। इसका मेन जो रूट कॉज है वो क्या है, चाइल्ड मैरिज, राइट। नेक्स्ट है कि जो ट्राइबल हेल्थ केयर वेलफेयर जो है उसका डेटा भी इंसफिशिएंट है। इस वजह से अगर हम जो है ज़्यादा कुछ स्टेप्स भी नहीं ले पा रहे क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि आखिर चल के आ रहा है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। और जो डेटा अगर हम बात करें वीमन और गर्ल्स का, ट्राइबल वीमन और गर्ल्स का, वो तो और भी कम है। टीनेज प्रेगनेंसी जो है वो हाईएस्ट हम देख ही रहे हैं जितने सोशल ग्रुप्स हैं। अब क्योंकि चाइल्ड मैरिज हो गई है तो इस वजह से जो गर्ल है वो अडल्ट हो ही नहीं पाती, टीनेज में ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा ये केस देखने को मिलता है। ट्राइबल पीपल, जिसमें अगर हम ट्राइबल वीमेन की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रिपल बर्डन को कैरी कर रहे हैं। उनके पास में वो जो है कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशनल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तीनों से ग्रसित हो गए हैं। डेटा बैंक की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि लगभग 25% ट्राइबल वीमेन जो है वो अंडरवेट हैं, 64% जो है वो अनीमिया हमें देखने को मिलता है ट्राइबल वीमेन में, और 990 जो सेक्स रेशियो है ट्रैवल एरिया में वो बेटर है नेशनल एवरेज से। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो तो ज़्यादा है, बट अगर हम बात करते हैं अनीमिया की वो बहुत ज़्यादा है, अंडरवेट भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ट्राइबल्स की बात करते हैं अगर हम, तो आर्टिकल 342 डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि ऐसे ट्राइब्स या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर ऐसे पार्ट्स या ग्रुप्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए गए हों एज ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा, ठीक है। तो एसटी पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, तो अगर हम 2011 के सेंसस के मुताबिक बात करें तो बोला जा रहा है कि इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं, उसके बाद मिज़ोरम में, ठीक है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी की एब्सोल्यूट नंबर में। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, तो मोटा भाई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ट्राइबल वीमेन उनकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो ट्राइबल वीमेन की लाइवलीहुड है वो परमानेंट नहीं होती, वो फिक्स भी नहीं होती। वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए चाहिए क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ में उनकी जो हेल्थ राइट्स है उनको रिकग्निशन प्रोवाइड करनी है अंडर द UN डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स। अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो फेस करता है ट्राइबल हेल्थ को लेकर, तो लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स।
ऑब्वियसली जो हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं उनको ट्राइबल लोग जो हैं उनकी लैंग्वेज आती नहीं है, तो अब कोई वीमन जा भी रही है और अपनी दिक्कत बता भी रही कि हमको ये प्रॉब्लम है, जब तक वो डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा कि ये कह क्या रही है, वो कैसे समझ पाएगा कि उसको क्या दिक्कत है। जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं बताते कि भाई हमको ये दिक्कत है कि हमको फीवर आ रहा है, हमको बहुत वीकनेस हो रही है, कल से ये प्रॉब्लम हो गई है, सब कुछ बताते हैं। फिर डॉक्टर समझते हैं अच्छा ये दिक्कत होगी, फिर हमको उसी तरीके से जो दवाई है वो देते हैं, राइट। अब हम जाएँ और हम कोई ऐसी लैंग्वेज में बोले डॉक्टर की समझ ही नहीं आ रही, तो डॉक्टर क्या समझेगा, हमारी शक्ल देखता रहेगा कि ये कह क्या रही है, राइट। और इस वजह से क्या होगा, वो कोई भी ढंग की दवाई दे ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पर मिलती है। फिर क्या है कि एक्नॉलेज नहीं कर पाते, इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं उनकी इंडिजीनियस हीलिंग मेथड्स को। देखो ट्राइबल पीपल हैं तो ऐसा तो है नहीं वो आज से रह रहे हैं, बहुत कई हज़ार साल पहले से वो रह रहे हैं, तो उनके खुद के मेथड भी हैं। अगर फीवर आया तो उनकी कोई भी जड़ी बूटी या फिर कोई और मेथड होगा जिससे वो फीवर को हटा सकते होंगे, राइट। तो उस मेथड को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं अपने आज की मॉडर्न साइंटिफिक दवाइयों के साथ में, ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। फिर जोग्राफिकल रिमोटनेस भी है कि अगर हमें पता चला, किसी डॉक्टर को पता चला कि कोई ट्राइबल वीमन है और वो जो है एनीमिक है, ठीक है, उसको अनीमिया है, तो अब वो रह रही है कहीं बहुत दूर जंगलों में, तो वहाँ उसको मदद करने के लिए कोई डॉक्टर पहुँचता ही नहीं। सरकार भी जो है वो इतना कदम नहीं उठा पाती है कि बिल्कुल लास्ट मील तक पहुँच पाए, इस वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी, स्किल्ड हेल्थ केयर है ही नहीं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि डायग्नोसिस काफ़ी देर में होती है, ट्रीटमेंट जो है वो ढंग की मिल नहीं पाती, और इस वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ट्राइबल हेल्थ केयर को रूरल हेल्थ केयर के अंदर ही हम मेंटेन करके रखते हैं, इस वजह से हम ये मानते हैं कि जो लोग रूरल पीपल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वही सेम प्रॉब्लम्स ट्राइबल पीपल भी फेस कर रहे हैं, जबकि सीन कुछ अलग ही होता है। नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया, तो क्यों है ये चर्चा में, तो अभी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उसने एक रिपोर्ट जो है सबमिट की है। रिपोर्ट का नाम है ड्रग एब्यूज़ अमंग यंग पर्सनस, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। तो ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो अल्कोहल हो गया, कैनाबीज हो गया, ओपियम हो गया, हेरोइन हो गया, तो ये कुछ मेजर ड्रग्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ की जा रही हैं। लगभग 37 करोड़ पीपल जो हैं वो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और बहुत सारे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का भी इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। लगभग 13% पीपल ऐसे हैं जो ड्रग में इन्वॉल्व हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, और जिनकी जो एज है वो 20 साल से भी कम है, ठीक है। एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस बहुत ही रिस्क पीरियड में है, क्योंकि इस पीरियड में ही जो लोग हैं वो ऐसे नशीले पदार्थों का यूज़ करना शुरू करते हैं, वो बोलते हैं इससे हमें किक मिलती है, राइट। फिर जो चिल्ड्रन हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उनको हम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तौर पर मानते हैं अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब ये ड्रग अब्यूज़ आखिर होता क्यों है, क्या कॉजेज़ हैं, तो बात की जाए कि कॉजेज़ एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। सोशल कॉजेज़ में बात करें तो पीयर प्रेशर, इलिटरेसी, पावर्टी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई कॉलेज गोइंग बच्चा है, ठीक है, तो क्या होता है कि अब उसके फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, तो बोलते हैं अरे तू सिगरेट नहीं पी रहा, अरे पी, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, अरे तू छोटा बच्चा बन के रहेगा, इतना बड़ा हो गया है, अब तो पी, अब ये पी, ये एक बार ट्राई कर। इस तरीके से क्या होता है, दूसरा जो बच्चा नहीं पी रहा होता है ना उस सिगरेट को, उसको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कहता है अरे मेरे फ्रेंड्स पी रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, चलो मैं ही पी रहा हूँ। इस वजह से वो भी अब ये सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो हर जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं उनका यूज़ करना शुरू कर देता है, और फिर वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि इस चीज़ को चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है, ठीक है। तो ये हो गया सोशल कॉजेज़, ठीक है, जिसमें और हो सकता है इलिटरेसी की वजह से भी हो जाता है। जब अनपढ़ हैं तो उनको पता ही नहीं है कि इस चीज़ का हमारे हेल्थ पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, राइट। और पॉवर्टी में भी ऐसा हो जाता है, ठीक। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक, अब अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देखते हैं कि इतना भैया टॉप किया, बहुत पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद में जॉब नहीं मिली, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और फिर ये गलत कामों में बच्चा पड़ जाता है। फाइनेंशियल वरीज, वर्क स्ट्रेस में क्या होता है कि जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों को ये लगता है कि अगर हम ये कंज्यूम करेंगे तो इससे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे,
ठीक है। और वो कहते हैं थोड़े टाइम के लिए तो स्ट्रेस फ्री हो ही जाए कम से कम, तो स्ट्रेस को मिटाने के लिए भी ये सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बात करें तो साइकोलॉजिकल में अब सेल्फ स्टीम बहुत कम हो गई है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल चल रही है, चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आज भी वो बच्चा जो है वो ट्रामेटाइज्ड है या आइसोलेशन है, लोगों से अलग थलग रहता है, तो ये सारे जो नशीले पदार्थ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बायोलॉजिकल बात करें तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, मेडिकल डिसऑर्डर्स में भी वो जो है इन कदमों को उठा लेता है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि सोसाइटी में बात करें तो हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होने लगता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी बात करें तो ये गरीबी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। अब जो हम बात करें सिगरेट की, तो इतनी महंगी सिगरेट आती है, ठीक है, इतना एक पेन खरीदना हो तो आपके पास में पैसे नहीं है, बट सिगरेट के लिए पैसे निकल आते हैं, राइट। फिर है पॉलिटिकल, अगर बात करें तो पॉलिटिकल फील्ड ये रहेगी कि जो ड्रग कार्टेल्स हैं ये बनते हैं, ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी और करप्ट होते हुए नजर आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फलती फूलती नज़र आ रही हैं, जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं इस ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो हमने जो है यूएन कन्वेंशन को साइन किया है, जैसे कि जो कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है 1961 की, उसको साइन किया। कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, उसको साइन किया। कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988 को भी साइन किया। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसको हम एनडीपीएस एक्ट भी बोलते हैं, वो भी हमने इनेक्ट किया है 1985 में, जो कि आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन जो है एडिक्ट पर्सनस का वो प्रोवाइड करती है। एनसीबी की बात करें तो एनसीबी के अंडर ही ये जो एक्ट है ये लगता है, और एनसीबी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन जो है वो भी हम लेकर आए हैं, 2018 से 25 तक ये काम करेगा। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है जिसमें हम अवेयरनेस को जनरेट कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनको बता रहे हैं कि ये जो नशा है इससे क्या क्या हो सकता है। नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया, 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभियान चल रहा है, जिससे कि कम्युनिटी आउटरीच बढ़ सके। ई पोर्टल जो है जिसको हम सिम्स बोल रहे हैं वो भी यहाँ पर लाया गया है, जिसमें क्या किया जा रहा है, वो केसेस जहाँ पर लार्ज सीजर्स हो रहे हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि इतनी ज़्यादा चरस जो है वो पकड़ी गई, इतना ज़्यादा गांजा पकड़ा गया है, कैनबिस पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई, मारिजुआना, पता नहीं क्या क्या जो भी होता है वो सारी चीज़ें कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, ये सारी ड्रग्स पकड़ी गई हैं। तो ये जो पकड़ी जाती है ना वो इस सिम्स के अंडर होता है। नेक्स्ट है इशूज़ इन कर्बिंग ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया। अब अगर हम ड्रग अब्यूज़ को कम करना भी चाह रहे हैं तो क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं? दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि इंडिया जो है ये ड्रग ट्रैफिकिंग का हब है। कैसे? क्योंकि इंडिया जो है डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में है। अब ये क्या होता है, ये ट्रायंगल और क्रिसेंट, इसको अभी हम देखेंगे। फिर है पोरस बॉर्डर है, तो यहाँ से क्या होता है कि सी के आसपास है तो 70% इलीगल ड्रग जो है इंडिया में सी रूट से ही आती हैं, इस वजह से बहुत सारे ड्रग आएंगी तो उसको कंज्यूम भी लोग करेंगे ही। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, इस वजह से क्या हो रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग डार्क नेट के जरिए भी हो जा रही है। ड्रग अब्यूज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, इससे सोशल स्टिग्मा आ गया है ड्रग एडिक्ट्स को, जो कि मेडिकल हेल्प को लेना नहीं चाहते। मतलब ड्रग एडिक्ट हो गए हैं तो उनको तलब लगती है कि ये जो चीज़ है ये उनको लेनी ही लेनी है। अगर वो चाहते भी हैं कि ये ड्रग जो है मैं नहीं लूँगा तभी वो नहीं कर पाते, और इस वजह से हमने ये जो ड्रग अब्यूज़ है इसको हमने इतना ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया है, जिस वजह से अगर कोई पर्सन जो है जो ड्रग एडिक्ट है और वो ड्रग को छोड़ना भी चाहता है तभी वो सोसाइटी के सामने आना नहीं चाहता, वो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, और क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये बताऊँगा तो फिर मुझे जेल हो सकती है और लोग, सोसाइटी है वो मुझे बहुत गलत समझेंगे। इस वजह से क्या होता है वो मेडिकल हेल्प भी नहीं ले पाता, तो ये भी एक दिक्कत देखने को मिल रही है। ट्रीटमेंट का गैप भी देखने को मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जो कि जो ड्रग डिपेंडेंसी कॉन्सिक्वेंसेस है उससे डील कर पाए। अब ये हम बात करते हैं ड्रग क्रिसेंट और डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल की। तो यहाँ पर देखो इंडिया की पहले बात करते हैं, ये है हमारी इंडिया, राइट। तो इंडिया जो है ये डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में क्या है, सैंडविच हो रखी है। इस वजह से यहाँ से ड्रग आ रही हैं वो भी इंडिया में आ रही हैं, यहाँ से ड्रग आ रही हैं वो भी इंडिया में आ रही है। तो इंडिया में तो हर जगह से ड्रग इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो ड्रग बहुत सारी आ रही हैं। अब आ रही हैं तो वो क्या हो रही है, कंज्यूम भी हो रही हैं। इसी वजह से इंडिया में ड्रग अब्यूज़ इतनी बढ़ गई है। अब हम बात
बात करें अगर डेथ रिसेंट की, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ईरान आ रहा है, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो 3 कंट्रीज़ डेथ रिसेंट में आती हैं। डेथ ट्रायंगल की बात करें तो इसमें म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, तो 3 कंट्रीज इसमें आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ WHO रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023 की। क्यों है चर्चा में इसीलिए है क्योंकि WHO ने अपनी जो 9th रिपोर्ट है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक को लेकर वो रिलीज़ कर दी है। इसमें बताया गया है कि जो टोबैको है उसको कंट्रोल करने के लिए 2008 से जो कंट्रीज़ हैं वो क्या क्या मेहनत कर रही हैं, कितनी प्रोग्रेस कर पाई हैं। ठीक है, की फाइंडिंग्स की बात करें तो पॉपुलेशन अंडर एम्पावर, तो यहाँ पर बात की जाए कि 71% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो एम्पावर मेजर्स जो बताए गए हैं WHO द्वारा, उनमें से कोई ना कोई एक मेजर से तो प्रोटेक्ट है ही है। अभी हम एम्पावर को और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, फिर है एंड्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, तो 2 बिलियन पीपल जो हैं वो अभी भी अनप्रोटेक्टेड हैं, कोई भी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन एंड्स की उन पर नहीं लगी है। टोबैको की डेथ की बात करें तो 8.7 मिलियन टोबैको रिलेटेड डेथ जो है हर साल होती हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि सेकेंड हैंड स्मोक से एक्सपोज्ड हैं। अब ये सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है, सपोज़ करो कि आप क्या हो, आप एग्ज़ाम देने गए अपना, ठीक है, एग्ज़ाम देने गए तो आप क्या ऑटो से गए, ठीक है, अब ऑटो से गए तो ऑटो में आप जहाँ बैठे थे तो उस ऑटो ड्राइवर क्या कर रहा था, वो ऑटो ड्राइवर जो है स्मोकिंग कर रहा था। तो आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, बट वो ऑटो ड्राइवर स्मोकिंग कर रहा था और इसका स्मोक जो है वो वहाँ की हवा में फैला हुआ है, जिसमें आप भी इनहेल कर रहे हैं और वो स्मोक आपकी बॉडी में भी जा रहा है। और ये जो आपने तो स्मोकिंग नहीं की, बट दूसरे की स्मोकिंग की वजह से आपके अंदर भी स्मोक गया, वो होता है सेकेंड हैंड स्मोक, जिसकी वजह से 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। इंडिया रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो इंडिया जो है वो उसने एक्सेल किया, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स पे जो वार्निंग लेवल्स प्रोवाइड की हैं उसमें टोबैको डिपेंडेंसी जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छा कर पाया है परफॉर्म इंडिया। बेंगलुरु जो है वो काफ़ी अच्छा जो है प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी सारे ड्राइव्स जो है ये टोबैको से लोगों को दूर करने के लिए कर रखी हैं, और लगभग 27% जो टोबैको यूजर्स थे वो कम भी यहाँ पर हुए हैं, उन्होंने तम्बाकू का यूज़ करना छोड़ा है। एम्पावर की बात करें अगर हम, तो एम्पावर जो है, एम्पावर मेजर्स को WHO ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि कंट्री लेवल पर असिस्टेंस प्रोवाइड करें कि किस तरीके से हम जो है तम्बाकू की डिमांड को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एम्पावर की बात करें तो एम्पावर में M इज़ फॉर मॉनिटर एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, P is protect people from tobacco smoke, O is offer help to quit tobacco use, W is for warn about dangers of tobacco, E for enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship, and R is raise taxes on टोबैको। हम अगर बात करें इसकी कि जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, तो ये जो है पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि तम्बाकू को कंट्रोल करने की बात करता है, लीगल बाइंडिंग है, और हमारी इंडिया ने 2004 में इसको रेटिफाई भी किया है। इंडिया में तम्बाकू के क्या हालचाल है इसको भी देख लेते हैं। तो तम्बाकू की बात करें, टोबैको जो है ये ड्रॉट टॉलरेंट, हार्डी और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, जो कि मिट्टियों में जो ग्रो हो सकती है, ऐसी मिट्टी में जहाँ पर कोई भी क्रॉप जो है वो नहीं कल्टीवेट हो सकती, वहाँ पर तम्बाकू जो है आराम से ग्रो हो सकता है। 10 डिस्टिंक्ट तम्बाकू के तरीके हैं जो कि 15 स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं हमारी इंडिया में। ठीक है, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि जो तम्बाकू का यूज़ है वो गाँव में ज़्यादा है। ठीक है, और जो यूजेस है स्मोकलेस टोबैको का वो ज़्यादा है, मतलब कि जो बिना धुएं वाले तम्बाकू का यूज़ हो रहा है, जैसे वो जो च्यू करते हैं ना, तम्बाकू को चबाते हैं, वो वाला ज़्यादा यूज़ यहाँ पर होता है, स्मोकिंग कम कर रहे हैं। फिर है डेटा बैंक की बात करें तो 0.13% नेट कल्टिवेटेड एरिया जो है इंडिया का वो तम्बाकू कल्टिवेशन के लिए यूज़ होता है। इंडिया जो है सेकंड नंबर पर आता है प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में, तम्बाकू के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है टोबैको का। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे कि तम्बाकू का यूज़ कम हो सके, जिसमें पहला है कोटबा एक्ट। कोटबा एक्ट को हम बोलते हैं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 का है। ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है कि टोबैको के जो प्रोडक्ट हैं उसको कैसे एडवर्टाइज़ किया जाएगा, उसका प्रमोशन स्पॉन्सरशिप को रेगुलेट करता है। ये कहता है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना बैन है। ठीक है, ये मैंडेटरी करता है कि जो हेल्थ वार्निंग्स हैं तम्बाकू के प्रोडक्ट पे वो पिक्टोरियल उसकी पिक्चर्स का यूज़ करना है। ठीक है,
और साइज़ भी 85% तक बढ़ा दिया गया है उस पिक्चर का, जो कि ये हेल्थ जो टोबैको से होने वाली जो भी दिक्कतें हैं उसको शो करती है, जैसे कैंसर वैंसर का जो फोटो है वो दिखाते हैं इसमें। और इससे जो है रूल्स भी बनाए गए हैं कि जो माइनर्स हैं उनको टोबैको प्रोडक्ट अगर बेचना है तो उसके रूल्स भी बनाए गए हैं। फिर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी है, 2007 से ये इनिशिएट हुआ है, जो कि अवेयरनेस को क्रिएट करता है कि टोबैको जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बताता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात करें तो ये इसका एम है कि टोबैको का यूज़ जो है 30% तक कम करना है 2025 तक। ठीक है। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019, जिसमें जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज जो हमारा ई सिगरेट्स का है उसको इन्होंने बंद कर दिया है। एंटी टोबैको हेल्थ वार्निंग भी OTT प्लेटफॉर्म पर आने लगी है। अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या फिर कोई भी ऐसा OTT प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी जो भी आप सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी अगर आप देख रहे हैं उस पर, तो वो स्टार्ट होने से पहले बड़ा सा लिख कर आ जाता है कि तम्बाकू जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, ये सारी चीज़ें जो है लिख कर आती हैं बोल्ड लेटर्स में, राइट। तो ये रहा तम्बाकू वाला हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स की। तो इसमें पहला जो है दैट इज़ MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्यों है चर्चा में? तो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो रेप सर्वाइवर होती हैं, ठीक है, तो वो अपनी जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कर सकती हैं 24 वीक्स के बाद में भी अगर वो चाहें तो उस जो रेप के रिज़ल्ट हुआ है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वो अपनी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने अलाउ किया है कि अगर 2 वीक तक वो प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब 2 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है तो रेप सर्वाइवर्स उसको टर्मिनेट कर सकती हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 वीक के बाद में भी अगर वो जो रेप सर्वाइवर है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है तो वो कर सकती है। ठीक है। फिर कोई भी अबॉर्शन जो कि MTP एक्ट से कंट्रावेंशन में है वो पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर दी सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ दी IPC। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी और वॉलंटरी अगर नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेप सर्वाइवर है वो 27 वीक की प्रेगनेंसी को भी क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। तो यहाँ पर की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस एक्ट की। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर सारी वीमन जो है, कोई भी वीमन है, वो एक ही डॉक्टर की एडवाइस पर टर्मिनेट कर सकती है उस प्रेगनेंसी को। लेकिन वो प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक तक की हो गई है, 20 से 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, उनमें ही वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। पहली ये कंडीशन है कि जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी से गुजर रहा है, उसकी लाइफ को ख़तरा है, या फिर जो वीमन है उसकी लाइफ को ख़तरा है, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ को ख़तरा है, तब 2 डॉक्टर की एडवाइस पर क्या होगा कि टर्मिनेशन हो सकता है उस प्रेगनेंसी का। और ये जो है ये अवेलेबल है रेप सर्वाइवर्स के लिए, जो इंसेस्ट या फिर वल्नरेबल वीमन है उनके लिए, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड माइनर, ऐसे वीमन के लिए ये जो है अवेलेबल है। और ये चीज़ याद रखनी है कि इस बार इस एक्ट में क्या हुआ है कि मैरिटल स्टेटस जो है उसको कवर नहीं किया गया। मतलब कि चाहे वो जो टर्मिनेट करेगी जो प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड भी है, तब भी वो उसके पास में राइट है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। बस ये कंडीशंस जो दी गई हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। लेकिन 24 वीक्स हो गए हैं उसके बाद में भी अगर कोई लेडी अगर टर्मिनेट करना चाहती है अपनी प्रेगनेंसी तो वो कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर वो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई है तब मेडिकल बोर्ड जो है वो एडवाइस करेगा, तब ऐसा हो सकता है। मतलब कि जो फीटस है, जो बेबी है, जो प्रेगनेंसी में जो बेबी है, वो जो बेबी डिफॉर्म हो गया है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत आ गई है कि वो जो है उसमें कुछ कमी आ गई है जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एडवाइस किसकी होगी, 1 या 2 डॉक्टर की नहीं बल्कि पूरे के पूरे मेडिकल बोर्ड की। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एजुकेशन इन रूरल इंडिया की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसको तैयार किया गया है डेवलपमेंट इंटेलिजेंसी यूनिट ने, ठीक है, और अंडर द इनिशिएटिव ऑफ
ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन एंड संबोधि प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स की बात करें तो 78% जो रूरल इंडिया के पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी लड़कियां जो हैं वो ग्रेजुएशन और उससे भी ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। स्कूल के ड्रॉप आउट की बात करें तो 35% फीमेल चिल्ड्रन जो हैं उन्होंने ड्रॉप आउट करा है अपने स्कूल से प्राइमरी स्कूलिंग के लेवल पर, और जो मेल हैं उन्होंने 25% अभी ड्रॉप आउट किया है। स्मार्टफोन की एक्सेस की बात करें तो स्टूडेंट जो है क्लास 8 या फिर उससे हायर क्लासेस में हैं तो उनके पास में स्मार्टफोन्स हैं, जो क्लास फर्स्ट से थर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो। लेकिन ड्रॉप आउट के रीजंस की बात करें तो नियर बाय स्कूल्स है नहीं, पास में स्कूल नहीं है, दूर जाना पड़ता है, तो बच्चे कहते हैं कि हमारा पूरा दिन तो स्कूल जाने में ही निकल जा रहा है तो इसलिए हम नहीं जाएंगे स्कूल। सेकेंड है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्कूलिंग को, या फिर जो घर के काम करने हैं या फिर पैसा कमाने जाना है बच्चे को, ठीक है, तो बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगा दिया गया है, इस वजह से ही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर फैमिली की अर्निंग को सपोर्ट करना है बच्चे को तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस टू क्वालिफिकेशंस फ्रॉम FHEI। तो यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस टू क्वालिफिकेशंस फ्रॉम FHEI को भी क्या किया है, रिलीज़ किया है। तो ये जो गाइडलाइंस है इसका मतलब है जो हमारी UGC FHEI है इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में, और जो कि एकेडमिक प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर प्रोवाइड करता है या हायर लेवल पर प्रोवाइड करता है। तो की प्रोविजन क्या है कि रिकॉग्निशन दिया जा रहा है कि एक डिग्री अगर हमने ली है किसी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और इक्विवेलेंस दिया जाएगा अगर वो स्टूडेंट जो है उसने उस फॉरेन कंट्री में खुद जाकर पढ़ाई की है तो, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो स्कूल्स के लिए बात करें तो फॉरेन बोर्ड जो हैं वो वही स्कूल जो फॉरेन बोर्ड के अंडर है या फिर कोई डिग्री जो है ऑफशोर कैंपस में प्रोवाइड की गई है तो वहाँ पर ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो रेगुलेशन है वो ऐसे क्वालिफिकेशंस के लिए अप्लाई नहीं होंगी जो कि डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम से हमने अचीव की है। जैसे अगर हम घर पर बैठकर ऑनलाइन मोड में कनाडा से कोई डिग्री को अगर लेते हैं तो वो कनाडा की डिग्री हमारी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू दी प्रोग्राम मस्ट ऑल्सो बी लाइक दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम। मतलब क्या है कि जो एंट्री लेवल जो एंट्रेंस दिया जा रहा है तो जैसे हमारी इंडिया में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस दिया जाता है वैसा ही एंट्रेंस वहाँ पर भी हुआ हो तभी वो डिग्री मान्य होगी हमारी इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है सुसाइड केसेस अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार जो है उसने कमेटी बनाई है जो कि सजेशंस देगी कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं उसको हम रोक सकें, ठीक है। डायरेक्टिव्स ये आए हैं क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कोटा में, हमने देखा ना ये बहुत ज़्यादा अभी चला था, बहुत न्यूज़ ये आ रही थी कि कोटा में बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, तो ये जो सुसाइड इतने ज़्यादा बढ़ गए इस वजह से कमेटी बनाई गई है। लेकिन बात करें NCRB की तो ये जो डेथ है सुसाइड जो हो रहे हैं, सुसाइड से स्टूडेंट जो हैं उनकी डेथ हो रही है ये बढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में देखें तो ये जो डेथ रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया है, ठीक है। अभी अगर 2021 की बात करें 2021 तक 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। अभी बच्चे सुसाइड कर क्यों रहे हैं? तो पहली बात कि एकेडमिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है, पेरेंट्स और सोसाइटी का उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है। बच्चे जो हैं जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी तो कर ही रहे हैं, बट पेरेंट्स उन पर प्रेशर बनाए पड़े कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन होना ज़रूरी है, तुमको सिलेक्शन लेकर ही आना है, जब तक सिलेक्शन ना हो घर मत आना। इस तरीके की जो बातें पेरेंट्स बोल देते हैं बच्चों से, इस वजह से बच्चों पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है। फिर वो ये सोचते हैं कि अब घर पर तो बोल दिया है कि जब तक सिलेक्शन ना हो घर मत आना, और सिलेक्शन हमारा हो नहीं रहा है, इतनी मेहनत हमने कर ली फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो घर जा नहीं सकते, सिलेक्शन होगा नहीं तो हम करें क्या? तो बच्चे जो हैं सुसाइड जैसे कदम को उठा लेते हैं। नेक्स्ट है कि हॉस्टल में जो लाइफ है वो अलग तरीके की होती है, ठीक है, घर से दूर है, कल्चरल शॉक एकदम से लग जाता है, डाइट जो उनकी है वो भी उनको एडजस्ट करनी पड़ रही है, ठीक है, तो और अपनी एबिलिटी पर भी उनको अब शक होने लगता है, इस वजह से भी वो सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। मतलब क्या घर से दूर है। अब घर पे क्या होता है कि घर पे उनका मन है कि आज छोले भटूरे खाना है तो सीधे जाएंगे मम्मा आज छोले भटूरे बनाओ, आज छोले भटूरे खाना है, मैं और कुछ खाऊंगा ही नहीं, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा। अब मतलब जिद करके खाते हैं वही जो उनका मन होता है। बट क्या हॉस्टल में आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, हॉस्टल में अगर आपको दलिया मिला तो आपको दलिया ही खाना है, चाहे छोले भटूरे का मन हो चाहे किसी भी चीज़ का मन हो,
नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो बना है तो वो ही बना है, वही सब बच्चे खाएंगे, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप आलू नहीं खाते हो, ठीक है, घर पे अगर आलू बना है तो आप खाना नहीं खाओगे, आपको दूसरा खाना बनेगा। लेकिन हॉस्टल में क्या है कि अगर आलू बना है तो आपको आलू मिलेगा और आपको वो खाना पड़ेगा। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो, उनके अंदर ये एक भावना आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, मेरी तो लाइफ ही तबाह हो गई है, घर पे ऐसा होता था, यहाँ ऐसा हो रहा है, राइट। अब होली है, दिवाली है, कोई आपके फेस्टिवल्स हैं, घर पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, बट हॉस्टल में वैसा कोई सीन नहीं है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। नेक्स्ट है कि जो आपस में हो सकता है कि उनके जो आपस में जहाँ वो रह रहे हैं हॉस्टल में, उनके जो कलीग्स हैं वो उनके साथ इतने फ्रेंडली ना हो, वो उस बच्चे को जो है परेशान कर रहे हों, ठीक है, या फिर उस बच्चे को ऐसा बोल रहे हो कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरी एबिलिटी नहीं है, ऐसा है, तू वहाँ से आया है, ऐसे एरिया से आया, इस तरीके की बातें। तो इस वजह से बच्चा परेशान रह सकता है। तो बहुत सारे रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं, और ये सारे रीज़न की वजह से बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि अल्टीमेटली वो सुसाइड जैसे कदम को उठा लेता है। नेक्स्ट है रैगिंग होती है। ऑब्वियसली हमने देखा ही है कि लगभग 25 स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने सुसाइड इसीलिए किया क्योंकि रैगिंग हुई थी। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यही सबसे बड़ा अभी रीज़न हम देख रहे थे कि एक जो बच्चा है, एक स्टूडेंट जिसकी रैगिंग इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से हुई थी कि वो उसे सुसाइड कर लिया था, राइट। नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो अभी हुआ ये है कि WHO और G20 की जो हमारी इंडिया प्रेसिडेंसी है उन्होंने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव, दैट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है, इसका एम है कि जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो कैसे उनसे वो अलाइन कर देंगे हम, कि ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डिजिटल हेल्थ के लिए सबके जो एफर्ट्स हैं वो अलाइन किए जाएंगे। ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डिजिटल हेल्थ 2020 से 25 का एम यही है कि हम जो हेल्थ है वो हर किसी की हेल्थ हर जगह पर इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, डेवलपमेंट करें, अडॉप्शन करें एप्रोप्रिएट डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस का, जिससे कि जो हेल्थ रिलेटेड एसडीजीज हैं उनको हम अचीव कर पाएँ। सपोर्ट करेंगे क्वालिटी एश्योर टेक्निकल असिस्टेंस को, जिससे कि डेवलप करेंगे स्टैंडर्ड्स को, और हम इंटर ऑपरेबल सिस्टम्स बनाकर लेकर आएंगे, जिससे कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम लेकर आ पाएँ। मतलब सपोज करो कि हम बात करते हैं फीवर की ही, ठीक है, तो फीवर के लिए कई सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं, अलग अलग टैबलेट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग सिरप्स भी हैं, इंजेक्शन्स भी हैं फीवर के लिए, और कई सारे ट्रेडिशनल तरीके भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिजिटल हेल्थ है इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। कोई बताएगा अपना तरीका कि अच्छा ऐसा करने से फीवर बिल्कुल दूर हो जा रहा है, दूसरा बोला ये वाली दवाई से फीवर दूर हो जा रहा है। इस वजह से क्या होगा, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमें उस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। अब किसी पर्सन को अगर फीवर है तो उनमें से जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें से भी बेस्ट जो लगे उसका अपना कर उसका जो फीवर बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है। ये तो खैर फीवर की बात हुई, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ भी हैं, ऐसी डिजीज़ जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, डॉक्टर्स को भी जिनके बारे में नहीं पता, जिसके बारे में कोई ना पता है ना ट्रीटमेंट है, तो उन पर भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट करेंगे कि जो क्वालिटी एश्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स है उसका यूज़ हो सके डेलिब्रेट तरीके से, जिससे कि जो सरकारें हैं उनको इनेबल किया जाए कि वो डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है उसको और अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन रिपोर्ट। तो अभी ये रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है, जिसका नाम है डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन। ये जो रिपोर्ट है ये प्रेजेंट करती है एक नया तरीका कि जो डिजिटल हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स हैं कैसे उनको एक्सपेंड किया जाएगा, इस तरीके को एक नया तरीका लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से डिजिटल हेल्थ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। फोकस किया जा रहा है कि जो हेल्थ डेटा है उसको हम डिजिटाइज़ कर दें, जिससे कि जो डिजिटल और हेल्थ है इनको आपस में जोड़ सकें, और हम इसको बोलेंगे डिजिटल इन हेल्थ। इसका मतलब है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम हेल्थ फाइनेंसिंग में यूज़ करेंगे, सोशल डिलीवरी में, डायग्नोस्टिक में, सब में टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे।
डिजिटल इन हेल्थ जो है ये इक्विटी को इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगा और लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं हमने देखे अभी सोसाइटी में क्या क्या दिक्कतें हैं, सॉल्यूशंस भी देखे, रिकमेंडेशंस भी देखी। आई होप आपको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको समझ आया तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।